द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीन तो चीन, अब नेपाल बार बार यह कह रहा है कि हम वो 3 गांव ले लेंगे। कभी अपने नक्शे में दिखाता है तो कभी वहां विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई तो वो तीनों गांव भारत से वापस ले लेंगे, हम अपने नक्शे में कर लेंगे। इस बाबत नेपाल में अब चुनाव लड़ा जा रहा है। बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पक्के वाले दुश्मन हैं, उनको सीधे आंख दिखाएंगे। चीन को लाल आंख दिखाने की बात की थी। चीन तो छोड़िए साहब, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए हैं तब से नेपाल आंख दिखाने लगा है और उल्टी सीधी बातें करने लगा है देश के बारे में। आप देख रहे हैं कि केपी शर्मा ओली के भाव कितने बढ़ गए हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है ये आप समझिए, लेकिन हम खबर आपको बताएंगे। खबर दरअसल ये है कि केपी शर्मा ओली ने कहा कि सत्ता में आए तो भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख को वापस ले लेंगे। ये बात कही है केपी शर्मा ओली ने, और कहां पर कही है अब आपको समझाते हैं। दरअसल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये चीज वो करेंगे। अब दरअसल आप समझिए कि लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना बताते हैं, अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग बताते हैं, लेकिन ये बार बार नेपाल ये दावा कर रहा है कि नहीं, हम इसको वापस ले लेंगे। अब आपको समझाते हैं कहां पर केपी शर्मा ओली ने बात कही है। दरअसल काठमांडू से 160 किलोमीटर दक्षिण में चितवन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के 10वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओली ने यह दावा किया था। उन्होंने कहा कि भारत से बातचीत के माध्यम से हम तीनों गांवों को वापस अपने क्षेत्र में जोड़ लेंगे। और उस समय वहां पर कौन मौजूद था जरा आप यह भी समझ लीजिए। भारत का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां मौजूद थे पूर्व मंत्री हर्षवर्धन, उन प्रतिनिधियों में शामिल थे और चुपचाप ये सब सुन रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि वहां पर इस बात का खंडन क्यों नहीं किया गया। अगर वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर्षवर्धन मौजूद थे तो केपी शर्मा ओली के बयानों पर उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, इस पर भी देश में सवाल पूछे जाने लगे हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, नेपाल ने यह कहा था कि भारत के 3 गांवों पर हमारा हक है। दावा ठोक दिया था, मानचित्र में दर्शा दिया था। इसके पहले आप देखिए कि नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल ने इन गांवों की जनगणना के लिए अपनी टीम भेज दी है। कितनी हद की बात है, लेकिन भारतीय प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। नेपाली मीडिया ने इसे भारतीय अतिक्रमण बताया है। इससे भारतीय सीमा से लगे गांवों में नेपाल के खिलाफ आक्रोश है। नेपाल में 12वीं जनगणना का कार्य 11 नवंबर से शुरू हुआ था। नेपाल के जनगणना अधिकारी पोडेल ने नेपाल में एक जारी बयान में दोनों देशों की सीमा पर काला पानी सटे भारतीय गुंजी, नाभी व कुटी को अपना बता दिया। उन्होंने इन भारतीय गांवों को नेपाल के गांव व्यास पालिका वार्ड नंबर 1 का हिस्सा बताते हुए वहां नेपाल की जनगणना करने के लिए टीम भेज दी थी और दावा ठोक दिया था कि ये सारे गांव हमारे हैं, जबकि वहां पर नेपाल का विरोध हो रहा उन गांवों में। वो कतई वो सब गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन फिर भी नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन समझने वाली सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। कैसी हिमाकत हो रही है उसकी कि भारत के बारे में वो अपशब्द बोले, भारत के गांवों को अपना गांव बताए, भारत के गांव को अपने नक्शे में दर्शाए और वहां पर भेज दे कि जाओ हम जनगणना करके आओ क्योंकि वो गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं। इस तरह की हरकत लगातार केपी शर्मा ओली के द्वारा की जा रही है। आपने देखा था पिछले कुछ समय से केपी शर्मा ओली के तेवर कितने आई है। कभी भारत के बारे में ये कह देंगे राम भैया यहां के निवासी हैं, कभी वो कह देंगे कि योग तो यहां से निकला है, योगा की जो चीजें हैं वो भारत में नहीं बल्कि नेपाल से निकली हैं। देखिए भगवान वाली बात कही थी, कब कही थी, 1 साल पहले की बात है। केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भगवान राम नेपाली थे, असली अयोध्या भी भारत में नहीं थी, यह काठमांडू के करीब छोटा सा गांव था। यह बात केपी शर्मा ओली ने कही थी। तो बार बार केपी शर्मा ओली की हिमाकत हो जा रही, राम के बारे में बोल दे रहे हैं, नक्शे दिखा दे रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि हम जो पड़ोसी देश हैं जो बदतमीजियां करते हैं उनकी बदतमीजियों पर हम प्रतिक्रिया देंगे। चीन उत्तराखंड में आ जाता है, रहकर चला जाता है, पुल तोड़ देता है, घुड़सवारी कर जाता है, 3-3 घंटे रहता है, लेकिन कुछ नहीं कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार लेह लद्दाख की स्थिति आप जान रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ मंचों पर जरूर कहेंगे कि हम चीन को लाल आंख दिखा देंगे, मंचों पर यह तक कह देंगे कि हमारी सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर। 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, लेकिन आज की स्थिति क्या आप समझ लीजिए। क्या प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता कमजोर है? अगर आपके वो बात सही है 2014 के पहले वाली, तो अब आपसे सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आप बताइए क्या आप कमजोर हो गए हैं कि सेना
तो क्या आप कमजोर हो गए? क्योंकि सेना तो कमजोर नहीं है, सेना बिल्कुल कमजोर नहीं है। आपने खुद कहा था दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है, मतलब आप इस वक्त कमजोर हो गए, इसीलिए नेपाल के भी भाव बढ़े हुए हैं। नेपाल लगातार ऐसे दावे कर रहा है, ऐसे दावे ठोक रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से में कर लेगा, या फिर कुछ गांवों पर अपनी टीम भेज देता है जनगणना के लिए। तो ये सब चीजें अगर की जा रही तो ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री कमजोरी की वजह से या प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले भी कहा था कि नेपाल में हुआ था योग का जन्म, तब अस्तित्व में नहीं था भारत। इस तरह की बातें केपी शर्मा ओली के द्वारा कही जा रही हैं और इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो समझने वाली यह है कि इस चीज को मुद्दा नेपाल बना रहा है, केपी शर्मा ओली बना रहे हैं। केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम ये करेंगे, और वहीं पर बैठे हर्षवर्धन जी चुप रह जाते हैं, जबकि वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उस सम्मेलन में वहां पहुंचे थे। लेकिन ये है, देख रहे हैं क्या क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं इस देश में, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि चीन अपनी हरकत कर रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतें लगातार कर रहा है, ना आतंकवाद कम। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा नोटबंदी कर दी हमने, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जीएसटी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे कुछ बहुत कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ? आपने देखा कि आतंकवाद लगातार बरकरार, उसके बाद पुलवामा अटैक हो जाता है, 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में। कैसे सुरक्षित माने प्रधानमंत्री? जनता सवाल पूछना चाहती है कि बगल के पड़ोसी देश लगातार आंख दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? क्यों वो फिर से नहीं गरज रहे हैं? फिर क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो हम लाल आंख दिखा देंगे चीन को, हम लाल आंख दिखा देंगे नेपाल को, नेपाल अपनी हद में रहे, अपनी लिमिट में रहे? क्योंकि लिमिट लगातार नेपाल क्रॉस कर रहा है, ये एक बार की बात नहीं, लगातार नेपाल ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं नेपाल की प्रतिक्रिया, आप भी देख रहे हैं कि नेपाल केपी शर्मा ओली लगातार भाषण दे रहे हैं। नेपाल की जो सरकार है वो भेज देती है जनगणना के लिए गांवों में, कह देती है भारत का वो हिस्सा है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो समझना पड़ेगा कि आखिरकार कमजोरी कहां पर है, किस बात की कमजोरी का फायदा ये ऐसे लोग उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो लगातार देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, भारत देश के बारे में उल्टी सीधी बातें, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। क्योंकि वहां पर नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों के पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन उन विदेशी प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने आम सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। सीधे सीधे यह बात लिखी हुई है। तो क्यों उस बात का वहां विरोध नहीं हुआ? क्यों अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? और ये कि कहा जा सकता है कि ना बोलना ही सबसे बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिम्मेदार होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नेपाल की हरकतें आई, उत्तराखंड में चीन पहुंचा, उस पर भी प्रधानमंत्री कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चीन लगातार लेह लद्दाख पर बना हुआ है, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो अपनी टीम गड़ा रहा है, वहां पर पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पड़ोसी देशों से रिश्ते इतने खराब क्यों होते चले जा रहे हैं? क्यों पड़ोसी देश लगातार आंख दिखा रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार, ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ना ही गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कि आके बोलें, आके बात रखें। भाई कुछ तो कहें कि हम जो है इनसे बातचीत करने को बातचीत करेंगे, इनको कहेंगे ऐसी हरकतें दोबारा ना करें। नेपाल बार बार क्यों दावे ठोक रहा है कि जो गांवों का नक्शा दिखा देता है कभी, और कभी जनगणना के लिए टीम भेज देता है, कभी जो कहता है कि हम चुनाव, वहां के नेता कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम उसको कर लेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन नहीं दे रहे। सब तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, और यह सन्नाटा अपने आप में दर्शाता है कि कितनी स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। प्रधानमंत्री चुप है, पूरा कैबिनेट चुप है। शायद इसीलिए नेपाल के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।